ठीक है। तो चलिए आइए अब हम सबसे पहले इसमें हम जो है वो एक कीमत रेखा ले लेते हैं। समस्तरीय सीधी रेखा को हम कीमत रेखा कहते हैं। ये जो हमने कीमत रेखा ले ली, ठीक है। इसके बाद इस चित्र में मैं दो कीमत रेखा लूंगा, तो ये कीमत रेखा हो या आपकी P1, यहाँ एक कीमत रेखा में और लूंगा, ये हो जाएगी आपकी P2। कीमत रेखा क्या हो जाएगी? P2। अब यहां पर जो है दीर्घकालीन सीमांत लागत जो वक्र है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, ये जो है आपका वो इस बिंदु से काटता हुआ जाएगा। ये है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, ठीक है। इसके बाद फिर मैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बना देता हूं। यहां पर देखिएगा, ये है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, और ये जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कीमत रेखा, यह भी कीमत रेखा है। यहां मैंने दो कीमत रेखा ली है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो वक्र है इसके बिंदु चिन्हित कर लेते हैं। ये बिंदु C है, ये D है, यहां ये बिंदु E है, ठीक है। और इस प्रकार अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। ध्यान दें, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो दीर्घकाल में एक फर्म कितना प्रोडक्शन करती है या किस जगह पर, पूर्ति वक्र का मतलब है किस बिंदु पर दीर्घकाल में कोई फर्म प्रोडक्शन करेगी कि जिस बिंदु पर उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए, या कोई भी फर्म दीर्घकाल में किस बिंदु पर उसको अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, या प्रोडक्शन करते रहने वाला कौन सा बिंदु है, उसका हमें यहाँ अध्ययन करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है कीमत रेखा P1 और ये है कीमत रेखा P2। अब हम देख रहे हैं कीमत रेखा P1 को दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र किस बिंदु पर काट रहा है? E बिंदु पर काट रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहां पर कितना उत्पादन करेगा? Q1 मान लेते हैं इसको। मान लीजिएगा फर्म निर्गत की इकाई Q1 प्राप्त करती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सीमांत लागत वक्र किस बिंदु पर काट रहा है? E बिंदु पर काट रहा है। जबकि मैंने आपको बताया था, ध्यान आपको होगा कि जो M सीमांत लागत वक्र है, MC, यदि P के बराबर है, सीमांत लागत यदि P के बराबर है, तो वह बिंदु क्या होगा? दीर्घकाल में सबसे बेनिफिट वाला बिंदु वही होगा। उसी बिंदु पर उत्पादक को उत्पादन करते रहना चाहिए। यदि मैं चित्र में संक्षेप में जाऊं तो यहां निर्गत की इकाई Q1 जो कि E बिंदु पर कीमत रेखा को जो है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काट रहा है, यही वह बिंदु है जहां पर दीर्घकाल में एक फर्म को अपनी पूर्ति करनी चाहिए। यानी कि चित्र के अनुसार दीर्घकाल में किसी फर्म को Q1 निर्गत की इकाई उत्पादन करते रहना चाहिए, यहाँ पर उसे सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन अब हम अध्ययन करते हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो कि दो बिंदुओं C और D पर काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं का हम गहन अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा
कि यहां हमने इससे पहले ए और बी बिंदु लिए थे, अब आप यहाँ दीर्घकाल की कंडीशन भी है। यहां हम देख रहे हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र सी बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु पर यदि काट रहा है और यहां यदि कोई फर्म उत्पादन करती है तो मान लीजिएगा वह क्यू उत्पादन करती है, तो यहां किसी भी फर्म को कोई हानि नहीं होगी, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। परंतु यदि वह उसके बाएं चली जाती है, यानी कि यहां अगर हम उत्पादन करते हैं तो आप देखेंगे यहां लागत ज्यादा आ जाएगी, आप अध्ययन कर चुके हैं, यहां लागत ज्यादा आ जाएगी और वस्तु की कीमत कम होगी। अतः ऐसी स्थिति में यहां फर्म को हानि का सामना करना पड़ेगा। तो यहां प्रवणता चूंकि नीचे की ओर है, तो जब प्रवणता नीचे की ओर होती है तो यहां सी से डी बिंदु का यदि हम अध्ययन करें, डी बिंदु पर भी यदि हम उत्पादन का पता लगा लें, तो मान लीजिएगा यहाँ Q2 उत्पादन करती है, तो यहां भी फर्म जो है उत्पादन कर सकती है, यहां उसको कोई हानि नहीं होगी। परंतु यहां अगर आप देखेंगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये फर्म का प्रॉफिट एरिया है। यहां से सी से डी तक का जो एरिया है वह इस एरिया में यदि प्रोडक्शन करती है तो उसको हानि का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु जिस बिंदु पर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काटता है उस बिंदु, वह बिंदु जो है कीमत रेखा पर, वह बिंदु जिस पर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काट रहा होता है, वह बिंदु सबसे उचित बिंदु होता है जहां पर दीर्घकाल में किसी भी फर्म को अपना उत्पादन करते रहना चाहिए। यहां से आगे भी नहीं करना चाहिए। यहां से आगे क्या है, यहां उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाएगा, यहां से आगे उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाएगा। और जबकि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की यह शर्त थी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन में यहां से आगे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहां उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो रहा है। यहां से यहां तक ई से डी बिंदु तक उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो रहा है आगे में। तो ऐसी स्थिति में किसी भी फर्म को ई बिंदु पर उत्पादन दीर्घकाल में करते रहना चाहिए। तो इसका आंसर है कि इस चित्र के अनुसार किसी भी फर्म को दीर्घकाल में अपना पूर्ति जो है, जो उत्पादन का जो इकाई है वह Q1 करते रहना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। प्रश्न है अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। आइए इसको भी चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष और ये है आपका समस्तरीय अक्ष, इसको एक्स अक्ष और इसको हम वाई अक्ष कहेंगे। ये मूल बिंदु हो गया, निर्गत की इकाई आ गई। यहाँ पर इसको हम उत्पादन भी लिख रहे हैं बार बार, जिससे आप समझ में रहे। और इसके बाद कीमत ऑब्लिक लागत लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कीमत ऑब्लिक लागत लिखेंगे। यहाँ एक कीमत रेखा ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद इसमें एक कीमत रेखा नीचे और ले लेते हैं, ये P2 हो गया और ये कीमत रेखा हो गई P1, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र को जो है, यहाँ अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यहाँ जो है इकाई दिखा रहे हैं, Q1 इकाई ले लेते हैं और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो यहाँ से काटता हुआ दिखाई देगा। ये है अल्पकालीन
कालीन सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, और फिर इसके बाद है आपका औसत परिवर्तित लागत। ये आपका औसत परिवर्तित लागत वक्र आ गया, औसत परिवर्तित लागत वक्र, औसत परिवर्ती लागत वक्र। और फिर इसके बाद एक वक्र हम और यहां पर लेंगे, ये वक्र है आपका अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दें, यहां जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को हम ई ले लेते हैं, इस बिंदु को और इसको हम सी और डी ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। यूं अब हम इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद चित्र को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। अल्पकाल में, जैसा कि मैंने बताया, अल्पकाल में फर्म क्या करती है, साधनों को दो भागों में बांट देती है। एक साधन, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधनों को फर्म परिवर्तन करने में सफल हो जाती है। क्योंकि समय का अभाव होता है, समय कम होता है, ऐसी स्थिति में सारे साधनों को परिवर्तन करना संभव नहीं होता, अतः कुछ साधनों को परिवर्तन फर्म कर सकती है। तो चलिएगा, ध्यान दें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कीमत रेखा क्या दी गई है, OP1 दी गई है, और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र कीमत रेखा को कहाँ काट रहा है, ई बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर उत्पादन की इकाई कितनी है, Q1 है। तो Q1 उत्पादन इकाई कहाँ प्राप्त हो रही है, जहां पर जो है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र काट रहा है। और यही वह बिंदु है, आप समझ रहे होंगे कि यही वह बिंदु है जिस पर अल्पकाल में कोई भी फर्म उत्पादन करेगी, अपनी पूर्ति Q1 बिंदु पर करेगी। इससे पहला वाला प्रश्न मैंने दीर्घकाल का बताया था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जहां पर काट रहा है वहीं पर जो है प्रोडक्शन करेगी। यहाँ का संक्षिप्त आंसर क्या है कि Q1 बिंदु पर अपना प्रोडक्शन करेगी। परंतु अब हम यहाँ C और D बिंदु का भी अध्ययन कर लेते हैं। औसत परिवर्तित लागत वक्र हम देख रहे हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर हम C के बाएं चले जाएं तो यहाँ लागत बढ़ जाएगी, तो कोई भी फर्म यहाँ उत्पादन नहीं करना चाहेगी। D के यदि मैं दाएं चला जाऊं तब भी यहाँ भी लागत बढ़ जाएगी, कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करना चाहेगी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ फर्म उत्पादन कर सकती है, परंतु मैंने बताया था कि E से D तक का जो एरिया है यहाँ उत्पादन किया जा सकता है, परंतु यहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो रहा है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होना चाहिए, ये शर्त दी गई है। अतः सबसे अनुकूल बिंदु ई ही बिंदु है। लेकिन यदि हम अल्पकालीन औसत लागत वक्र की आप बात करें तो अल्पकालीन औसत लागत जो है वो अधिक आ रही है, अधिक आ रही है। ठीक है, और जबकि मतलब अल्पकालीन औसत लागत क्या है, वह अधिक है। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो अल्पकालीन औसत लागत अधिक होने के कारण भी जो है वो हानि का सामना करना पड़ेगा। परंतु मेन बात यह है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र कीमत रेखा को यहाँ पर काट रहा है, अतः सीमांत लागत कीमत के बराबर होने के कारण महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कोई भी फर्म अल्पकाल में Q बिंदु पर अपना उत्पादन करेगी अथवा पूर्ति निश्चित करेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का समापन करता हूं यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा होगी। ठीक, तो इसके बचे हुए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।